नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज बात ज्ञानवापी मंदिर और उससे जुड़े विवाद में आए हालिया मोड़ की। काशी के प्राचीन ज्ञानवापी मंदिर स्थल पर, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में उसे तोड़कर वहीं अवशेषों का प्रयोग कर मस्जिद बनवा दी गई थी, अब अदालत ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके द्वारा वहां स्थित एक हिस्से अर्थात व्यास तहखाने में विधिवत पूजा पाठ का अधिकार हिंदुओं को मिल गया है। यह लड़ाई अभी लंबी है। अभी अदालती प्रक्रियाओं में दशकों का समय लग जाएगा, क्या पता कि उससे भी अधिक। परंतु इस बीच एक ऐसा समाचार सामने आया है जिससे कि पूरी लड़ाई का नैरेटिव बदल सकता है। मैं विषय ले रहा हूं वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब के द्वारा मथुरा और काशी के प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन पर खड़ी की गई मस्जिद को लेकर दिए गए हालिया बयान की। इरफान हबीब ने क्या कहा है, यह जानने से अधिक महत्व का है कि क्यों कहा है। वामपंथी कुछ भी अनायास नहीं कहते। उनका एक एक शब्द एजेंडा है, सोचा समझा होता है। इसलिए कथन पर थोड़ा रुक कर बात करते हैं। पहले इस संबंध में श्री राम मंदिर बाबरी मस्जिद प्रकरण से कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बाबरी मस्जिद प्रकरण में नामचीन इतिहासकारों की पोल पट्टी इस तरह खुली है कि उनकी ही नहीं अपितु अब तक के इतिहास लेखन की परिपाटी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ध्यान रखें कि बाबरी मस्जिद का पक्ष लेकर अयोध्या की लड़ाई को दिशा देने का काम वामपंथी इतिहासकारों ने किया था। इस सत्य और तथ्य को जानने के बाद भी किया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सत्यान्वेषण किया है और वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट उपलब्ध थी। जोड़ना होगा कि सर्वेक्षण किसी एक इतिहासकार अथवा एक दौर में नहीं हुआ था, अपितु एएसआई के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1862-63 में अयोध्या परिसर का सर्वे किया था। इसके बाद एएसआई ने एलोइस फ्यूरर के नेतृत्व में तब विवादित रहे परिसर का वर्ष 1879 से 91 के मध्य दूसरी बार सर्वेक्षण किया। इसी क्रम में वर्ष 1969-70 में प्रोफेसर ए.के. नारायणन के नेतृत्व में एएसआई ने विवादित परिसर की खुदाई की। वर्ष 1975 में प्रोफेसर बीबी लाल ने चौथी बार सर्वेक्षण किया और यहां पर उत्खनन किया। अगली और सबसे व्यापक खुदाई वर्ष 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत हुई। इस खुदाई में भी अनेकों वस्तुएं सामने आई, जैसे पशु और मानव प्रतिमाएं तथा एक वृत्ताकार ईंटों का मंदिर, जिसको अत्यधिक हानि पहुंच चुकी थी। फिर भी उसकी उत्तरी दीवार पर अब भी जल प्रवाह प्रणाली का प्रावधान स्पष्ट दिखाई पड़ता था। यह भी स्पष्ट हुआ कि कथित बाबरी मस्जिद की अपनी कोई आधार अथवा बुनियाद थी ही नहीं, स्पष्टतः इसे मंदिर की दीवारों पर बनाया गया था। वस्तुतः अपने अध्ययन के दौरान ही पद्म विभूषण प्रोफेसर बीबी लाल ने लगभग दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था, लेकिन जब आस्तीनों में सांप बैठे हो तो उनका कार्य ही झुठलाना और जहर फैलाना था। सत्य दबाया न जा सके तो वामपंथी हथकंडा होता है, मुंह दबा दो या गला ही दबा दो। प्रोफेसर लाल के साथ भी ऐसा ही किया गया। वर्ष 1993 में हुए वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल कांग्रेस में उन्हें बाबरी परिसर में किए गए अपने रिसर्च के लिए पेपर को रखने ही नहीं दिया गया। एजेंडाकारों द्वारा ऐसा भारी भरकम विरोध किया गया था। अकादमिक कार्य का विरोध अकादमिक तरीके से हो सकता है, प्रति तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि विरोध वामपंथी कर रहे हैं तो उनका पूरा तरीका ही फांसीवादी होता है। वामपंथी ऐसे सुविधा भोगी तत्व हैं कि वे केवल अपनी ही बात रखते हैं, जहां उन्हें सुनने वाले वामपंथी हो उसी जगह बात रखते हैं, अन्यथा तो हो हल्ला, लाल सलाम और डफली वाले डफली बजा। प्रोफेसर बीबी लाल के अन्वेषण पर एक बार फिर चर्चा तब गर्म हुई जब उनके ही एक योग्य शिष्य के मोहम्मद ने
विवादित स्थल पर हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को और अधिक स्पष्टता और सटीकता के साथ दुनिया के सामने रखा। वे स्वयं भी एएसआई के उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने अयोध्या की एक समय विवादित रही भूमि पर अध्ययन किया था। अब वामपंथी किसे एकेडमिक्स कहते हैं, इसे ठीक से समझिए। उनकी खिचड़ी दाढ़ी, उलझे बाल, बेतरतीब कपड़ों और कुर्सी के इर्द गिर्द बिखरी सिगरेट की ठुड्डियों के आधार पर विद्वान समझने की भूल अगर आप कर बैठे तो गई आपकी भैंस पानी में। वामपंथियों की कार्यशैली को मैंने नक्सल क्षेत्र बस्तर पर काम करने के दौरान बारीकी से समझा है। फैक्ट फाइंडिंग्स के नाम पर ये मार्क्स, माओ, लेनिनवादी लेखक, इतिहासकार, एक्टिविस्ट खुद ही अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, खुद ही उसको रिलीज करते हैं, खुद ही उसका संज्ञान लेते हैं, उसी को रेफर करवाते हैं, अदालतों में उसे ही सबूत की तरह प्रस्तुत भी करते हैं कि जज साहब यही तो है सबूत, देखिए मैंने अपनी किताब में लिखा है। यह कोई एक आध घटना नहीं है, लंबा चौड़ा सिलसिला है। वामपंथ का यही अपना नेपोटिज्म है जो इलाहाबाद में चल रही अयोध्या प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत में भी सामने आया था। न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिन लोगों को अदालत में स्वतंत्र गवाह बताकर पेश किया गया वे सब आपस में संबंध है। एक ने दूसरे के मार्गदर्शन में पीएचडी की है तो दूसरे ने तीसरे के साथ मिलकर किताब लिखी है। अदालत को तो आज पता चला यही होता रहा है और ऐसा करते करते इन वामपंथियों ने हमारे इतिहास को लगभग झुलसा कर रख दिया है। अदालत की इस टिप्पणी पर और अपने अनुभव के आधार पर मैं आप दर्शकों को कहता हूं कि कृपया संज्ञान लीजिए कि अयोध्या के मामले पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अ हिस्टोरिकल रिपोर्ट टू द नेशन प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को अदालत में भी प्रस्तुत किया गया था। इसे किसने लिखा, किसने कोट किया और आखिर इस रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ, आप जैसे ही इसे समझेंगे आपको अकादमिक जगत के भीतर विद्यमान वाम थेथरई की साफ साफ झलक दिखाई पड़ जाएगी। स्मरण कराना चाहता हूं कि 13 मई 1991 को 4 वामपंथी इतिहासकार आर एस शर्मा, एम अथर अली, डीएन झा और सूरज भान ने मिलकर यह स्वयं प्रेरित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पहला प्रश्न यह कि जब देश की इतिहास पर कार्य करने वाली शीर्ष संस्थाएं अध्ययन कर रही थीं, वैज्ञानिक तरीके से कार्य हुआ था, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तब ये 4 लाल इतिहासकार क्यों थे, कौन थे और किस हैसियत से थे? क्या इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है नहीं। क्या इन्हें विवाद में सम्मिलित दोनों पक्षों की ओर से सम्मिलित किया गया था? तो इसका भी उत्तर है नहीं। तो कौन थे खामखा? तो जान लीजिए कि इन वामपंथियों ने दावा किया था कि सरकार कानूनी और ऐतिहासिक मुद्दों पर निर्णय करने के लिए एक एम्पायर की तरह व्यवहार कर रही थी और इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। मतलब ये स्वयंभू थर्ड एम्पायर थे, बिना कैमरा और टेक्नोलॉजी वाले। क्या तर्क है? अरे भाई, खेल में एम्पायर ही तो निर्णय लेगा कि जहां 4 यार मिल जाए वहीं हम खुद ही कहानियां गढ़ेंगे, उसे ही साक्ष्य बताकर प्रस्तुत करेंगे। इसी शैली में उस दौर में एक बार फिर वामपंथी डीएन झा अपनी पुस्तक के साथ सामने आए जिसका शीर्षक था राम जन्मभूमि अयोध्या नई पुरातात्विक खोज। यह पुस्तक भी अप्रामाणिक और द्वितीयक साधनों पर आधारित थी। जो बात मेरे दर्शक बार बार समझने की कोशिश करें कि एएसआई तो फील्ड की जानकारी को सार्वजनिक कर चुकी थी, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों को अयोध्या जाने से मतलब नहीं था। उनके भीतर का अंतर्यामी तत्व इतना प्रबल था कि वे यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे ही बता रहे थे कि जमीन में क्या मिला और क्या नहीं। आगे
इसी कड़ी में एक और वामपंथी सबूत का उदय होता है, किताब की शक्ल में। इस बार सामने आते हैं लाल इतिहासकार डी मंडल अपनी पुस्तक अयोध्या विध्वंस के बाद पुरातत्व के साथ। फिर वही खाता न बही, हम जो कहें वही सही, कोई ग्राउंड स्टडी नहीं, लेकिन लिखने में क्या जाता है, बाद में करते रहिए खारिज। तो इन मान्यवर ने स्तंभ के आधारों को विभिन्न संरचनात्मक चरणों की दीवारों के अवशेष के रूप में खारिज कर दिया और कहा कि कोई स्तंभ युक्त इमारत नहीं उठाई गई थी। बहरहाल उनके दावे अदालत में मुंह के बल गिरे और वे अपने जीवन भर की प्रोफेसरी को धूल में मिलाकर अब एक अविश्वसनीय अध्यापक भर रह गए हैं। अभी इतिश्री नहीं हुई है, तेल देखिए और तेल की धार देखते जाइए। एक और वामपंथी इतिहासकार मोर्चा संभाले हुए थे, नाम था सुरेश चंद्र मिश्रा। ये महोदय तो सीधे ही भारतीय पुरातत्व विभाग की योग्यता को चुनौती दे रहे थे। एक बार नहीं, दो बार गवाही के लिए प्रस्तुत हुए। अपनी पहली पेशी में उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे में फारसी में एक शिलालेख लगा हुआ था। दूसरी पेशी में बोले ढांचे में अरबी में एक शिलालेख लगा हुआ था। जब अदालत ने पूछा अरबी में था कि फारसी में था, तो होश फाख्ता हो गए। फिर भद्द पिटती देख खुद ही मान लिया कि उन्हें न तो अरबी आती है न फारसी। अपने ही तथ्यों के बारे में यह भी जोड़ दिया कि मैंने किसी पत्रिका में इसके बारे में पढ़ा था। सुरेश चंद्र मिश्रा मजाक का पात्र तो थे ही, उनकी गंभीरता देखिए कि वे बयान देते हैं, मैं विवादित ढांचे में बाबरनामा पुस्तक लेकर गया था, उस पुस्तक से शिलालेख का मिलान किया था। इस पर भी जब कुछ और तकनीकी सवाल उनकी ओर उछले तो पता चला कि वो कोई पुस्तक भी लेकर नहीं गए थे। सोचिए कि अपनी ही गप को भी ठीक से स्थापित करने की योग्यता इनमें नहीं थी। विवाद में एक और मजेदार एंट्री थी जेएनयू की पुरातत्व की एक प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा और शिवनादर यूनिवर्सिटी की जया मेनन के रूप में। इनके ओवर कॉन्फिडेंस की तो तारीफ करनी पड़ेगी, जब इन्होंने सीधे ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट को झूठा बता दिया। आप यह सोच कर देखिए कि जेएनयू की पुरातत्व की एक प्रोफेसर को पुरातत्व से जुड़े तर्क नहीं देने चाहिए थे क्या, बल्कि वो तो अटल सरकार में सर्वेक्षण हुआ था, इसलिए गलत है कि नारे के साथ अदालत में थी। उनके अनुसार खुदाई में मंदिर के जो प्रमाण मिले हैं वो वास्तव में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने कहीं और से लाकर रख दिए, और जो भूमि के अंदर भवन के अवशेष मिले हैं वो पहले की मस्जिद के हैं। इस पर सुप्रिया वर्मा से वर्ष 2003 में जन्म स्थान पर किए गए भूमि राडार सर्वेक्षण और उससे मिले प्रमाणों के बारे में पूछा गया तो वो सन्न रह गई, बोली ये क्या भला है। अंत में वामपंथी इतिहासकार महोदया ने यह कहकर अपनी जान छुड़ाई कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। सोचिए कि ऐसा विलक्षण ज्ञान रखने वाले लोग प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट न जाने क्या क्या कहलाते फिरते हैं। अदालत ने जब पता किया कि ये विशेषज्ञ कितने गहरे पानी में हैं, तो चुल्लू भर में ही डूब मरने की नौबत आ गई। विशेषज्ञता यह थी कि इन्होंने अयोध्या पर कुछ पंपलेट छापे थे या फुटकर लेख लिखे थे। अध्ययन और शोध तो दूर की कौड़ी मानकर चलिए। इन्हीं में से एक विशेषज्ञ सुवीरा जायसवाल ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने अयोध्या के बारे में सारा ज्ञान अखबारों से हासिल किया है या दूसरों से सुन सुनकर। बात केवल इतने तक ही रहती तो ठीक था। प्राध्यापक सुशील श्रीवास्तव भी बाबरी के पक्ष में गवाही देने अदालत पेश हुए थे। यहां उल्लेख कर दूं कि इन सुशील जी ने भी अयोध्या पर एक किताब लिखी हुई है। तो ये वामपंथी प्राध्यापक अदालत में सवालों में जैसे ही उलझे सकपका गए। झेप कर और शर्मिंदा होकर उन्होंने मान लिया कि उन्हें इतिहास की कोई खास जानकारी नहीं है। उन्होंने ना तो अरबी फारसी पढ़ी है, ना उन्हें संस्कृत आती है। यहां तक तो ठीक, लेकिन अदालत ने उन्हें फिर से लपेटा कि आप अपनी किताब में इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि बाबर के सिपाह सालार मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा नहीं किया था। वामपंथी महोदय सच उगल गए कि दरअसल उनके ससुर ऐसा मानते हैं। अदालत को लगा कि ससुर मानते हैं, बड़े फन्ने खा होंगे,
और पड़ताल हुई तो सामने आया कि वामपंथी इतिहासकार श्रीवास्तव महोदय ने तो मेहर अफसान फारूकी से निकाह करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया है और इस तरह उनके जीवन में ससुर जी की एंट्री हुई है। लाल इतिहासकार का नया नाम सज्जाद है और वे एक पायदान ऊपर चढ़कर अब लाल इतिहासकार से हरे इतिहासकार हो चुके हैं। विचारधारा ही नहीं, नामों से भी गुमराह करने का प्रयास होता रहा। यह इसका असाधारण उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि मैंने वक्तव्य का आरंभ तो इरफान हबीब और ज्ञानवापी से किया था और भटककर अयोध्या प्रकरण में उलझ गया। दरअसल मामला वही है, केवल स्ट्रेटेजी बदल रही है। इरफान हबीब जानते हैं कि मार्क्सवादी वामपंथियों ने अयोध्या मामले में अपनी पूरी साख को आग लगा ली है। अब उनकी कोई रिपोर्ट, कोई दलील या कोई पुस्तक फिर से स्वयंभू साक्ष्य बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यही कारण है कि स्ट्रेटेजी बदली गई है। इस बार इरफान हबीब मीडिया के माध्यम से ज्ञानवापी पर बोले हैं। उनका वक्तव्य है कि औरंगजेब के जमाने में बनारस और मथुरा के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। यह गलत था। मस्जिद बनानी थी तो कहीं भी बना लेते, लेकिन अब मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, वह भी सही नहीं है। देखा जाए तो बनारस पर हुए फैसले में वर्शिप एक्ट को कोर्ट ने नहीं माना है। 300 साल से वहां पर मस्जिद बनी हुई है। औरंगजेब ने भले ही वहां पर मंदिरों की जगह मस्जिद बनवाई हो, लेकिन क्या अब उन्हें तोड़कर वापस मंदिर बनाया जाएगा? वो भी तब जब देश में संविधान लागू है। इतिहासकार महोदय, अदालत का काम अदालत को ही करने दें तो क्या बेहतर नहीं होगा? ध्यान दीजिए कि ये हबीब के वही आर्य आक्रमण थ्योरी को देने वाले स्वर हैं जिन्हें अपने ही तर्कों से ये भारतीयों को यूरेशिया नहीं भेज देना चाहते थे, तब जबकि देश में संविधान लागू है। एक इतने वरिष्ठ इतिहासकार संविधान और संस्कृति में अंतर नहीं कर सकते तो धिक्कार है। हबीब आगे कहते हैं, औरंगजेब ने किया वही काम अब आप करने जा रहे हो। ऐसे में आप में और औरंगजेब में क्या अंतर रह गया? यह कथन भी किसी इतिहासकार के मुख से शोभा नहीं देता। क्या उन्हें पता नहीं है कि औरंगजेब को केवल फरमान जारी करना था, तोड़ना था, हत्या करनी थी, ऊपर मस्जिद तान देनी थी और निकल जाना था? बदल गया इतिहास। लेकिन यह देश नहीं भूला, और क्यों भूल जाए? जिनकी शिखाएं काटी गई, यज्ञोपवीत काटे गए, जिनसे मैल ढुलवाए गए, जिनके बच्चों के सर काटे गए, जिनकी बच्चियों से निर्मम बलात्कार हुए, वे लोग, उनकी धरती, वह संस्कृति, इस इतिहास और कारण को 300 क्या 3000 साल बाद भी क्यों भूले? यह संविधान ही है। इसलिए न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा कर इस देश का बहुसंख्यक समाज आशावान है। इसे सहिष्णुता कहिए। हबीब साहब, प्रशंसा कीजिए। औरंगजेबियत क्या थी आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसे बयानों पर दृष्टि बनाए रखिए। लड़ाई अदालत में है, संसद के भीतर भी होगी, जो कि संविधान सम्मत है, लेकिन वामपंथियों के षड्यंत्र तत्क्षण ध्वस्त करने ही होंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।